स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। हाय, अरे सॉरी यार, वो थोड़ा स्पाइडरमैन देख के आ रहा था तो मैं गाना गा रहा था, और देख के तेरे सारे वीडियोस मैं तो हो गया फिजिक्स वाला का फैन, है कि नहीं। चलो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। तो क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सोच रहे हो सर ये मतलब दिन पे दिन आप बहुत सस्ती एंट्री कर रहे हो, बहुत ज्यादा सस्ती एंट्री कर रहे हो। यार वो क्या है कि मैं मतलब सस्ती एंट्री और मजेदार पढ़ाई का दीवाना हूँ, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपसे मिलना बस एक बहाना है यार, चला आता हूँ बार बार आपसे मिलने के लिए। और बस देखो क्या है ना कि यार तुम लोग बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, तो बस एक ही तमन्ना रहती है दिल में कि यार तुम लोग से मिलने आकर के और मिल के थोड़ी बातचीत कर लें, और बातचीत करके थोड़ी जिंदगी मजेदार हो जाती है, मजेदार हो जाती है कि नहीं। क्योंकि मेरी भाषा में क्या बोलता हूं मैं हमेशा कि भैया बाबू मोशाय, पढ़ाई लंबी नहीं लेकिन मजेदार जरूर होनी चाहिए। तो आ जाओ यार सारे मेरे प्यारे प्यारे जुनूनियंस जुनून के साथ, क्योंकि आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आज मैं बताऊंगा तुमको कि भैया चीफ मिनिस्टर स्टेट के बनते कैसे हैं, स्टेट की सरकार काम कैसे करती है, और ये मजा नहीं लाइफ कैसे आता है। तो चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, कुछ सवाल मैं पूछूंगा बीच बीच में। और आज का टॉपिक देखो बहुत सिंपल है बच्चों, तो आज बड़े मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं, यानी एक पॉपकॉर्न के पैकेट में मान के चलो तुम्हारा आज का पूरा हमारा डिस्कशन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्या बोलती है पब्लिक, शुरुआत करें क्या। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आज की कहानी बहुत मजेदार है। क्या है बच्चों कि आज हम आपको बताएंगे विधायक जी, चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक है, एमएलए साहब के बारे में। आज हम आपको बताएंगे चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में, हम आपको बताएंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया जगह यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो चलो सांबा गब्बर सारे मुगेमो गेमो सब आ जाओ भाई, चले करते हैं शुरुआत हमारे जबरदस्त वाले सेशन की, जिसका नाम है ओपी सेशन। ओपी सेशन पहन के टोपी। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। क्या बात है बच्चों, तो देखो क्या है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर पे भी नेताजी आते होंगे, है ना। जब चुनाव होते हैं देश के अंदर, जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जब स्टेट के अंदर भी चुनाव होते हैं, ठीक है। हम जैसे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके मुख्यमंत्री कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स को चलाने के लिए आपको उन स्टेट के कैप्टन्स की जरूरत पड़ती है ना। जैसे क्रिकेट के अंदर अगर मैच जीतना हो तो एक सही गाइडेंस कौन देता है, उस टीम का कैप्टन। बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगर स्टेट चलाना है, एक राज्य चलाना है बेटा, तो उसकी सही जिम्मेदारी कैसे संभाली जाएगी बच्चों, उसकी सही जिम्मेदारी, उसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करना, उसको सॉल्व करना, लोगों की बातों को सॉल्व करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, है कि नहीं बेटा। इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम इस चीज की देखभाल करेगा, इस बात को ध्यान में रखेगा, है कि नहीं बच्चों। चलिए, और अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो साथ ही साथ एक और स्पेशल बात यह है कि इस पूरी सिस्टम की जो कमान है, इस पूरी सिस्टम की जो कप्तान है, वो हमारे होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, है कि नहीं। चलिए तो थोड़ा जानते हैं बच्चों कि क्या होता है चुनाव में और क्या नहीं होता है चुनाव के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं नेताजी की बात करूं, तो जब चुनाव होते हैं तो नेताजी आपके घर पे आते हैं, कहते हैं नमस्कार नमस्कार शुक्ला जी नमस्कार, मिश्रा जी नमस्कार, शर्मा जी नमस्कार, नमस्कार मिश्रा जी, वोट हम ही को दीजिएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा टुन्नू भैया का नाम रहेगा। अब मान लो कोई कैंडिडेट है ना। तो आपने बच्चे काफी देखा होगा कि आपके इंस्टाग्राम पे काफी पोस्ट आते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी को विजयी बनाएं, कमल का बटन दबाएं, है ना। या कांग्रेस को आता होगा कभी कभी कि हाथ के पंजे का बटन दबाएं। तो ऐसे करके बच्चे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, अपने लाइक ये कह सकते हो कि अपने कॉम्पिटिटर्स उतारते हैं, और उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में कंपटीशन होता है। लोगों को जो ज्यादा अच्छा लगता है लोग उसके लिए वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद वो इंसान एक मंत्री बन सकता है, राइट। तो एक सिंपल सा बढ़िया सा फंडा है। अच्छा, भारत के अंदर बेटा हम लोग फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, है ना, यानी लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी कहती है कि हर चीज का जो है वो वैल्यू एक होना चाहिए, है ना। अगर हम वोटिंग कर रहे हैं तो एक वोट का वैल्यू एक होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, वन वोट वन वैल्यू। हमने पढ़ा भी था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था जब हम ऑन इक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, कि भाई भारत के अंदर 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग करने का अधिकार है। डजेंट मैटर वो किसी रिलीजन के हों, किसी कास्ट के हों, कैसे भी कलर के हों, उनका वोटिंग करना उनका अधिकार है कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम एक और बात करें तो वो ये है कि भारत के अंदर हर एक वोट का जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो बच्चे हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर बच्चे एरिया होता है
उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। जब इलेक्शंस होते हैं, राइट बच्चों, इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं बच्चे। जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं चुनाव। ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं यानी मंत्री वगैरह चुनने के लिए, सरकार चुनने के लिए जब आप चुनाव करते हैं, तब क्या किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट की बात करें तो सिर्फ स्टेट को ही लिमिट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इलेक्शंस करवा रहे हैं स्टेट के। ठीक है, किसके करवा रहे हैं बच्चों? स्टेट के, यानी एक राज्य के इलेक्शंस। हम स्टेट को क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे इन डिफरेंट एरियाज, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, इनटू डिफरेंट एरियाज, इनटू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब आप कहोगे सर पॉपुलेशन के बेसिस पे क्यों, जनसंख्या के बेसिस पे क्यों, एरिया के बेसिस पे क्यों नहीं? ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर आप एरिया के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करोगे तो किसी एरिया में बहुत ज्यादा लोग भी हो सकते हैं और किसी एरिया में बहुत कम भी लोग हो सकते हैं, तो ये तो अनइक्वल हो गया भाई, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को डिवाइड करते हैं बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हम ये चीज इंश्योर करते हैं बच्चों, खासकर हम का मतलब है यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका काम है स्टेट के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाना। ठीक है, यानी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। उसका जैसे आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए स्कूल वाले प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, है कि नहीं? वैसे ही बच्चे स्टेट के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए जो पर्टिकुलर बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहलाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, एक स्टेट को, एक राज्य को पॉपुलेशन के बेसिस में अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देती है, राइट बच्चों? और ये जो आपके एरियाज होते हैं ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है बच्चों, तो ये एरियाज कहलाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जब इलेक्शन स्टेट के हों यानी राज्य के हों, तब इन एरियाज को हम स्पेसिफिकली कहते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सिंपल सरल भाषा में अगर आप कहें तो आप इसको सिंपल सरल भाषा में कहते हैं सीट। यानी अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर 70 सीटें मिली, 70 सीटें मिली का मतलब है 70 सीट्स मिली। इसका मतलब है कि 70 एरियाज या 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। हम क्या करते हैं, स्टेट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पे, और हर एक जो एरिया है वो क्या कहलाता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सरल भाषा में कहें, कॉमन भाषा में कहें तो इसको हम कहते हैं सीटें या सीट। तो जब मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने 70 सीटें जीती, तो 70 सीटें जीतने का मतलब है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने 70 एरियाज में अपनी विजय अर्जित की, यानी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उसने विजय पाई, है ना? और साथ ही साथ 70 सीटों का यह भी मतलब है कि 70 लोग यानी 70 पीपल यहां पे इलेक्शन जीत करके आगे के लिए जा रहे हैं, यानी आगे मंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात, राइट? चलिए, अब क्या होता है बेटा कि जो यहां पे चुनाव जीतता है, राइट, जो यहां पे चुनाव जीतता है वो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। दैट पर्सन गोज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया जो यहां पे चुनाव जीतता है वो जाता है कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिंस ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बन जाता है, या ये कहिए कि ये बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MLA। दैट मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वो नेताजी जिन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, और उन्हीं को हम कहलाते हैं MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है बच्चों, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, स्टेट को यानी राज्य को जनसंख्या के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सरल भाषा में क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने 70 सीटें जीती,
तो 70 सीटें जीतने का मतलब है 70 एरियाज में या 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। यानी टोटल कितने कैंडिडेट हुए? 70 कैंडिडेट। तो ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग जाएंगे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने। ठीक है, तो क्योंकि ये लेजिस्लेटिव की असेंबली के मेंबर हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इनको हम क्या कहते हैं? MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है बच्चे स्टेट के अंदर जहां पे राज्य से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड कानून बनते हैं, यानी लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। राइट बेटा, और उन लॉज पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, सरकार की पॉलिसियों के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। राइट, जैसे हम लोग वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग वहां पे बैठ के सरकार की पॉलिसीज पे डिस्कशन करते हैं। जो अच्छे पॉइंट्स है, बुरे पॉइंट्स है, उनको सामने रख के उसका अच्छे से, ठीक से एनालिसिस किया जाता है। राइट बेटा, तो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट, अब क्या होता है यहाँ पे कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सीट मिलती है, आप ये कह सकते हैं, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वो पार्टी स्टेट के अंदर सरकार बनाती, यानी गवर्नमेंट बनाती, रूलिंग पार्टी कहलाती। ठीक है, तो जिस पार्टी की मैक्सिमम सीटें हैं, ठीक है, जिस पार्टी की मैक्सिमम सीटें हैं, मैक्सिमम सीट है, ये विनर है, और जो विनर पार्टी है, जीतने वाली पार्टी है, वो कहलाती है रूलिंग पार्टी। क्या कहलाती है बच्चे? रूलिंग पार्टी। तो यही रूलिंग पार्टी स्टेट के अंदर सरकार बनाती है, और इन्हीं में से कोई एक जो इंसान है वो आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है, यानी मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, जो पार्टी चुनाव हार जाती है, ठीक है, जो पार्टी लूजर पार्टी होती है, यानी चुनाव हार जाती है बेटा, उसको कहते हैं हम ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, यानी विपक्ष। बहुत सिंपल सी बात है, उसको हम कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी, या आप कह सकते हैं विपक्ष पार्टी। ठीक है बच्चों, तो जो पार्टी चुनाव जीत जाती है, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जो विनर होती है चुनाव की, वो कहलाती है रूलिंग पार्टी। उसी रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर आपका चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, जो पार्टी हार जाती है बेटा, वो पार्टी कहलाती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी, यानी कि विपक्षी पार्टी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्टेट का मशीनरी पूरा चलता है। इसको थोड़े नोटेबल पॉइंट्स में अगर हम देखें, इफ यू टॉक अबाउट द नोटेबल पॉइंट्स, तो क्या होता है बच्चों कि देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ये एमएलए जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। तो जो अभी हमने समझा वही हमने एकदम पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। राइट, हमने क्या देखा कि हमने भैया स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉपुलेशन के बेसिस पे लोग गए, लोगों ने वोट डाला अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा सीट मिली वो उस पर्टिकुलर एरिया से जीत गया, यानी उसने एक सीट अपनी कंफर्म कर ली। ठीक है, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली वो बन गई आपकी विनर पार्टी, यानी रूलिंग पार्टी। राइट बच्चों, चलिए, हर स्टेट में इंडिया के एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे सारे कानून बनते हैं, जहां पे सारे लॉज बनते हैं। हर स्टेट को हम डिफरेंट एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा अभी किस बेसिस पे करते हैं बेटा? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के बेसिस पे। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक मंत्री जी को हम चूज कर पाते हैं, और वो बन जाता है हमारा एमएलए। तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है भैया, वो बनता है आपका एमएलए। हर एक एरिया से बेटा एक ही रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी बात है, एक एक्स स्टेट है, एक एक्स स्टेट है, ठीक है, और इस एक्स स्टेट में मान के चलो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एक्स स्टेट है, और इस एक्स स्टेट के अंदर 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कहने का मतलब हमने इस स्टेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी से, हमने इस स्टेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमने इस स्टेट को 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर कितनी सीटें हैं बेटा? 20 सीटें हैं। अब इन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बच्चे काफी बड़ी होती है,
तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी चुनाव लड़ने के लिए। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट हो जाएगा, चूज हो जाएगा। जैसे आपकी क्लास में बेटा, आपकी क्लास 9th है ना, जैसे क्लास 7th है, क्लास 7th में कई सारे सेक्शन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्लास 7th A होगा, 7th B होगा, 7th C होगा, 7th D होगा। मान के चलो क्लास 7 के 4 सेक्शन है कि नहीं? अब उन 4 सेक्शंस में क्या होता है बच्चे, उन 4 सेक्शन के अलग अलग टॉपर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सिंपल सी बात है। तो आपकी क्लास में जो टॉपर है उसको पूरी क्लास के साथ फाइट करना पड़ रहा है, तो जब जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके आएगा, वो आपकी क्लास का टॉपर होगा, है कि नहीं भाई? ऐसे दूसरे सेक्शन का भी टॉपर होगा, ऐसे तीसरे सेक्शन का भी टॉपर होगा। तो उस टॉपर को क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा अगर वो नंबर ले आता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ले आता है, तो वो कहलाएगा क्लास का टॉपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो आपकी क्लास का एक सेक्शन है, ठीक है, आपके क्लास 7th का एक सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर जो नेताजी सबसे ज्यादा वोट जिनको मिलेगा वो यहाँ के टॉपर कहलाएंगे, ठीक है? वो क्या कहलाएंगे बेटा? यहाँ के टॉपर कहलाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि वो टॉपर कहलाएंगे और वो चले जाएंगे सीधा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो बन जाएंगे हमारे MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब एक MLA चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। मान के चलिए कि एक राज्य है हमारे पास, एक पर्टिकुलर एरिया है, दैट इज एक्स के अंदर 30 सीटें हैं, 30 सीटें यानी 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस पॉलिटिकल पार्टी ने करीब 20 सीटें जीत ली, 20 सीट्स जीत ली, वो बन जाएगी आपकी रूलिंग पार्टी यानी विनिंग पार्टी, ठीक है? तो भारत के अंदर क्या सिस्टम है बेटा? भारत के अंदर सिस्टम यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीटें मिलती हैं वो कहलाती है मेजॉरिटी पार्टी या तो रूलिंग पार्टी, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे 30 सीटें हैं, इसका हाफ कितना हुआ? हाफ हुआ 15। तो 15 से अगर ज्यादा सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे मिल जाएंगी तो वो इस पर्टिकुलर स्टेट की बन जाएगी रूलिंग पार्टी या तो विनिंग पार्टी, ठीक है? मोर देन हाफ, बस आपको ये याद रखना है। टोटल जितनी सीटें हो, टोटल जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसका आधा कर लीजिए, उस आधे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इतना मिनिमम रिक्वायर होता है एक स्टेट के अंदर सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी लाने के लिए, ठीक है बच्चों? बहुत ही सिंपल। तो जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है बच्चे वो कहलाती है आपकी रूलिंग पार्टी, और बाकी जितने भी लोग हैं जो चुनाव हारते हैं, चुनाव हारने का मतलब है जिनको इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिल पाती, वो कहलाती हैं आपकी ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है? तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनाव में एक स्टेट के अंदर उसकी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मोर देन हाफ सीटें मिल जाती हैं, यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो 100 है, तो अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने 60 सीटें जीत ली तो यानी वो बन गई रूलिंग पार्टी, विनिंग पार्टी। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो कहलाएंगी ऑपोजिशन पार्टी या फिर विपक्षी पार्टी, ठीक है बच्चों? चलिए अब जब इलेक्शंस हो जाते हैं, जो विनिंग पार्टी होती है वो आपस में चूज करती है कि हमारे बीच से चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो रूलिंग पार्टी का कोई भी मेंबर हो सकता है, रूलिंग पार्टी जो जीती है बेटा, चुनाव जीती है, उसका कोई भी मेंबर हो सकता है जो आपका मुख्यमंत्री बन सकता है। वो पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है यानी चीफ मिनिस्टर बनाना है, ठीक है? तो क्या होता है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट होता है तो चीफ मिनिस्टर जाता है स्टेट के गवर्नर के पास, गवर्नर जो है उनको शपथ दिलाता है, अपने ऑफिस की प्लेज दिलवाता है कि आप अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर को भी बच्चे अपनी एक टीम चाहिए, है ना? अलग अलग चीजों को हैंडल करने के लिए एक टीम चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपने कैबिनेट जो टीम होती है वो क्या कहलाती है, चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट, है ना? यानी मंत्रियों का एक ग्रुप। तो क्या करता है चीफ मिनिस्टर, उनके नाम चूज करता है, उनके नाम सेलेक्ट करता है, गवर्नर को पेश करता है, गवर्नर को देता है, गवर्नर उन लोगों को भी ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं अपने ऑफिस में। फिर जो बच्चे अलग अलग मिनिस्ट्री है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, इस तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन नेताओं के बीच में बांट दिए जाते हैं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया, आप ट्रांसपोर्ट संभालिए, आपको पुलिस डिपार्टमेंट दिया, आप पुलिस संभालिए, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया, आप एग्रीकल्चर संभालिए,
आपको एजुकेशन दिया है, आप एजुकेशन संभालिए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को काम यहाँ पे बांट दिया जाता है। जैसे आपकी क्लास के अंदर किसी को मॉनिटर बनाते हैं, किसी को ब्लैक बोर्ड इंचार्ज बनाते हैं, किसी को कबर्ड इंचार्ज बनाते हैं, तो टीचर क्या करती है, अपने काम को बढ़िया तरीके से बांट देती है। ऐसे यहाँ राज्य के अंदर राज्य को अच्छे से चलाने के लिए जो अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इनको बेटा क्या किया जाता है, मंत्रियों के बीच में बांट दिया जाता है, राइट, ताकि उसको लीड करें, उसके वहां पे जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बच्चों म्यूचुअली कोऑपरेट करके एक बढ़िया काम करके दिखाएं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे सारे एमएलएस मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के हो, और ये अलग अलग चीजों पे डिस्कशंस करते हैं बेटा, ठीक है। एमएलए की जो है दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला तो वो एक एमएलए है और दूसरा वो एक मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर इन द सेंस ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बेटा दोनों लोग रहने वाले हैं, जो पार्टी जीती है उसके मंत्री भी रहेंगे, जो पार्टी हारी है उनके मंत्री भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग एमएलएस हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ऑपोजिशन में, वो लोग विरोधी दल हैं, ठीक है, विपक्षी दल है। क्या होता है बच्चों कि जब आपको कोई पर्टिकुलर पद दे दिया गया, फॉर एग्जांपल मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया यूपी का, ठीक है, तो मेरे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली चीज मैं एमएलए हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली का मैं एमएलए भी हूं, दूसरी चीज मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं, ठीक है। तो मेरे ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जाऊंगा, जब वहां पे डिबेट होगी, वहां पे डिस्कशन होगा, मुझसे पूछा जाएगा कि सर आपने एजुकेशन में क्या किया, तो उस क्वेश्चंस का मैं वहां पे जवाब दूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा, मैं ओरल जवाब भी दूंगा, मैं रिटन जवाब भी दूंगा फैक्ट्स के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके, मिनिस्टर्स को भी पता हो, अपोजिशन को भी पता हो कि सरकार क्या कर रही है। बेटा ऑपोजिशन बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज को अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। इसीलिए एक अच्छे डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का होना, विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। मान के चलिए सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जो पर्टिकुलरली पूरे समाज को बेनिफिट नहीं करती, एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ समाज को ही बेनिफिट करती है, ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों, पूरे लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और कोई अगर विरोध करने वाला नहीं हुआ, अपोजिशन करने वाला नहीं हुआ, तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी असेंबली के अंदर एक रूलिंग पार्टी हो तो उसका एक ऑपोजिशन भी हो, और यही होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी बच्चों, ठीक है। चलिए एमएलए जो है बच्चे अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं रिलेटेड टू द इशू, या फिर सजेशंस देते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो इस पूरी चीजों को लेकर के बच्चे डिबेट होती है, आपस में डिस्कशंस होते हैं, राइट, और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम चलता है। तो जो मंत्री होते हैं बच्चे वो जाते हैं, बताते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के ऊपर कई सारे लोग अपने इनपुट्स देते हैं, सजेशन देते हैं, जिससे वो बच्चे जो डिसीजन है वो काफी बेहतर हो सकता है, राइट। अगर अकेले मैं सब डिसीजन कर लूंगा बेटा तो वो डिसीजन हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे, लेकिन जब आप किसी चीज पे डिबेट करते हो, जब आप किसी चीज पे डिस्कशन करते हो तो वो चीजें बेहतर हो जाती हैं, राइट बेटा। चलिए साथ ही साथ जो मिनिस्टर होते हैं हमारे, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं, वो इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं एंड एश्योरेंस देते हैं कि प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो तो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड जितने भी उसके कैप्टन के जो भैया हमारे बाकी टीम के मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, यानी चीफ मिनिस्टर और उसके सपोर्टिंग मिनिस्टर्स, ये सारे डिसीजंस लेते हैं और सरकार को चलाते हैं, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज बच्चों कि अपनी मनमाने डिसीजन से नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन, कोई लॉ, कोई कानून अगर पास करना होता है स्टेट के अंदर, वो ऐसे पास नहीं होता, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जो हमारी सरकार चाहती है कि ये कानून लाया जाए, वो सरकार क्या करेगी, पहले असेंबली के अंदर अपने सजेशन को रखेगी, अपने प्रपोजल को रखेगी, फिर उस प्रपोजल के ऊपर सेशन में यानी असेंबली में वोटिंग होगी। अगर उस डिसीजन के फेवर में ज्यादा वोट्स हुए तब उस डिसीजन को आगे पास किया जाएगा, और अगर उस डिसीजन के फेवर में वोट्स नहीं हुए तो उस डिसीजन को पास नहीं किया जाएगा, है ना बच्चों। तो ऐसा नहीं होता कि मन में आया कि चलिए आज योगी जी ने सोचा कि आज ये कर देता हूं, तो योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। उसको करने के लिए पहले असेंबली के अंदर उनको सबकी मंजूरी चाहिए, सबका अप्रूवल चाहिए, उसके बाद बेटा कोई बिल जो है, कोई लॉ जो है वो आपका पास हो सकता है, राइट बच्चों। चलिए मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब अभी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तब आपको बिल वगैरह के बारे में बताऊंगा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों इस वर्ड की, गवर्नमेंट की, सरकार की, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, है ना।
जैसे आपके स्कूल में बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आपके गेम्स का अलग है जहाँ पे गेम्स का सामान रखा रहता है, लाइब्रेरी अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है, तो हर चीज की अलग अलग बच्चे हम लोगों ने स्कूल में क्या किया हुआ, चीजें बनाई हुई हैं, है ना। ऐसी स्टेट को चलाने के लिए स्टेट में बच्चे बहुत सारी जरूरतें होती हैं, एजुकेशन एक जरूरत है, एग्रीकल्चर एक जरूरत है, इंडस्ट्रीज की कुछ जरूरतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कर करके बच्चे जो एक स्टेट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जितनी भी चीजों की नीड है, उनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है बच्चों। और इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मंत्री जो है हमारे वो लीड करते हैं, ठीक है, यानी उसका देखरेख करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर्स, राइट बच्चों। तो जब हम बात करते हैं सरकार, तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द रूलिंग पार्टी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो द मिनिस्टर्स जो उन डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, जो ओवरऑल हेड है, पूरा सुप्रीम कप्तान जो है वो कौन है, हमारा चीफ मिनिस्टर है ना। जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन होता है, कैप्टन के साथ एक बॉलर होता है, एक ऑलराउंडर होता है, एक बैट्समैन होता है, हर एक का अलग अलग अपना डिपार्टमेंट है कि नहीं। चलिए, तो जितने भी हमारे एमएलएज हैं, ठीक है, जो कि असेंबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दिस कॉल्ड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो जगह है बच्चे जहां पे लॉज बनते हैं, ठीक है, यानी कानून बनते हैं, जहां पे लॉज बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए, दैट लेजिस्लेचर इज दैट प्लेस जहां पे कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं बच्चों जो कि पूरा काम सुपरवाइज करते हैं, राइट। एंड जो आपका एमएलए है, उस काम को बच्चे क्या करता है, जो मिनिस्टर है उस काम को ठीक से एग्जीक्यूट करता है, देखता है कि सारी चीजें ठीक से हो रही हैं कि नहीं हो रही, राइट। तो मिल करके सारे लोग जो है हमारा प्रॉपरली देश चलाते हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों क्या होता है, एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, और इन्हीं को हम कहते हैं एमएलए, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जितने भी लोग हैं बच्चे वो क्या करते हैं, सारे के सारे पावर जो उनके हाथ में दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, उसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं बच्चों, अच्छे तरीके से पूरे सुचारू रूप से सरकार को चलाते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से इसको आंसर करिए एंड देन हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए फटाफट से इस चीज को आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए बच्चों। एमएलए इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन के साथ बच्चों आज के क्लास को करते हैं हम लोग एंड। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।